हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उसके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द डीपेस्ट डेप्थ ऑफ माय हार्ट। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि अभी जो हमने सेकेंड चैप्टर हमारी फिनिश की है, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स पर बात की है, उसमें शुरुआत में जो उस चैप्टर से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे थे वो मैंने आपको दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो यूपीएससी ने पूछे हैं, ताकि हम ये देख सकें कि जो हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और ऐसे पढ़ा है या नहीं कि हम यूपीएससी के क्वेश्चंस देने के लायक बने हों, क्वेश्चंस के आंसर देने के लायक बने हों। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो एम होना चाहिए वो वही होना चाहिए। हमने पढ़ाई कर लिया लेकिन हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आंसर कर पाना ज़रूरी है। तो पिछले क्लास में उसी चैप्टर से संबंधित जो मैंने आज शुरू में 2 क्वेश्चन दिए, तो इसका पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। आज हमें दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू एक कंट्री, एक देश का जो नेशनल इनकम होता है एक गिवन पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए, वो किसके बराबर होता है? इन ऑप्शंस में से हमें ढूंढना है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स। आपको नेशनल इनकम वाला क्लास याद होगा, उसमें मैंने आपसे बताया था कि नेशनल इनकम क्या है, कि एक देश जो इनकम जनरेट करता है, एक देश, अब इस नेशनल इनकम में इस देश में ये फर्क नहीं पड़ता कि देश के लोग कहाँ हैं, वो अपने घर में रहकर, मतलब इंडिया में रहकर कमा रहे हैं, चाहे बाहर रहकर कमा रहे हैं, कहीं भी कमा रहे हैं, लेकिन देश के लोग तो कमा रहे हैं, तो सारा का सारा नेशनल इनकम में काउंट होता है। ये तो मैं छोटे रूप में बात कर रहा हूँ, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में आपको लाइफ टर्म, प्रैक्टिकल टर्म्स में जो कि हम पढ़ते हैं उसे अप्लाई कैसे कर पाते हैं रियल लाइफ में, साथ ही इकोनॉमिक टर्म्स में भी दोनों मिलाकर मैंने बातें की थी, क्योंकि यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछता है उसके लिए दोनों ज़रूरी है। तो आपको याद होगा नेशनल इनकम। हम चारों पहले पढ़ लेते हैं और फिर आते हैं आंसर। पहला ये, सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि हमारे जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कि हम जो कंज्यूम करते हैं, हम कस्टमर्स हैं, बाजार में जाके पैसे देते हैं, सामान खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे। प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, अब जो प्रोडक्शन करते हैं, एक होता है कंज्यूम करने वाला, हम लोग कंज्यूमर हैं, साथ ही कोई प्रोड्यूस करने वाला भी होता है जो सामान को बनाता है। तो जो बनाने वाला है वो इन्वेस्टमेंट करता है, और जो खाने वाला एक तरह से कहें उसे कंज्यूमर कहते हैं। तो इन दोनों का जो एक्सपेंडिचर लगता है पैसा, एक का बनाने में एक का खरीदने में, इनके सम को कहा जा रहा है कि ये नेशनल इनकम होगा फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आप बताइए, क्या आपके इनकम में सिर्फ एक्सपेंडिचर काउंट होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप महीने का, मान लेते हैं कुछ पैसा कमा रहे हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं, मानने के लिए हम बस मान रहे हैं अभी, 100 रुपया आपका मंथली इनकम है या आपका इनकम है 100 रुपया, उसमें से आप 80 रुपया खर्च करते हैं, जिसमें उस 80 में आपने 50 रुपये का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, कंजम्पशन किया, और 30 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया, और बाकी के जो आपके 20 रुपये थे वो आपने सेव कर लिए, आपका सेविंग हो गया।
तो क्या इनकम में सेविंग इंक्लूडेड नहीं होता है? होता है या नहीं? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, इसने सेविंग की तो बात की ही नहीं। एक चीज छोड़ ही दिया, एक पक्ष। और अगर इंडिया की बात करें तो आप जानते हैं कि कितना सेविंग होता है, या किसी भी देश की बात करें, सब सेविंग करते हैं, एक्सपेंडिचर दोनों करते हैं। ये सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। और यहाँ बात हो रही है नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम जितना भी पैसा है सब तो पूरा पूरा आना चाहिए। और ये सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, तो क्या लगता है आपको, ये होना चाहिए? ये तो नहीं होना चाहिए। तीसरा, सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, कि जितने भी इंडिविजुअल हैं हम लोग, मान लीजिए भारत देश की बात करें तो जितने भी लोग हैं उन सब का जो पर्सनल इनकम होगा उसको कह रहा है अगर जोड़ेंगे तो नेशनल इनकम हो जाएगा। क्या इंडिविजुअल्स ही कमाते हैं सिर्फ? अगर मैं आपसे पूछूं, इंडिया में कितने ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, कंपनीज भी हैं। गवर्नमेंट अपने आप में बहुत पैसे लगाती है प्रोजेक्ट्स में और कमाई करती है। तो इन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल की बात की है, गवर्नमेंट को हटा दिया, ऑर्गेनाइजेशंस को हटा दिया। और पर्सनल इनकम किसे कहेंगे? आप जानते हैं इनकम पे टैक्स लगता है, तो टैक्स तो चला गया सरकार के पास, आपके पास जो बच गया वो आपका पर्सनल इनकम है। तो जो टैक्स वाला इनकम है वो भी तो देश में ही रहेगा, सरकार मने क्या, नेशन के अंदर ही तो रहेगा। तो क्या उसे, उस इनकम को शामिल नहीं किया जाना चाहिए नेशनल इनकम? नेशनल इनकम मने क्या, कहीं से भी इनकम हो जैसे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल कमा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कमा रहे हैं, गवर्नमेंट कमा रही है, जो हम कमा रहे हैं वो जो अपने पास रख रहे हैं, जो सरकार को दे रहे हैं, कुछ भी, सबका सब इंक्लूड होना चाहिए या नहीं नेशनल इनकम? आपको याद होगा क्लासेस में हमने किस तरह से बातें की थी। लेकिन ये सिर्फ पर्सनल इनकम की बात कर रहा है, तो आपको क्या लगता है ये होगा? ये तो नहीं हो पाएगा। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है, उसकी भी मनी वैल्यू की बात कर रहा है। आपको याद होगा हमने जीडीपी की पढ़ाई की थी। जीडीपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीडीपी जो है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है, मनी वैल्यू एक गिवन पीरियड। तो ये जीडीपी के बारे में दिया गया है। लेकिन नेशनल इनकम के बारे में मैंने आपसे क्या कहा था कि फाइनल नहीं, कोई भी गुड प्रोड्यूस हो रहा हो वो सब का सब नेशनल इनकम में आएगा। या मैं आपसे पूछूं, चलिए वो तो उसकी बात है, अगर मैं ऐसे ही पूछूं, क्या सिर्फ जो फाइनल सामान बन के तैयार हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि कार एक फाइनल सामान, ठीक, उस कार को बनाने में पहले बहुत चीज़ें बनी, कार के पहिए बने, उसके स्टीयरिंग बनी, उसका ऊपर का बॉडी बना, सब कुछ बना, उसको बनाने में भी प्रोडक्शन हुआ होगा, उसको उसकी चीज़ों को उस समय भी पैसे लगे होंगे उसमें भी, और उससे उसको बेच के भी कमाई हुई हो, किसी ने टायर बेचा है, कुछ बेचा है, अलग अलग बातें। तो क्या सिर्फ इस फाइनल वैल्यू को नेशनल इनकम कहेंगे? ये तो बाद में जाके बना है। मान लेते हैं कि पिछले इस साल ये बना कार, तो इस साल कार की कॉस्ट जुड़ेगी। लेकिन अब मान लेते हैं इस कार का जो बॉडी पार्ट्स है वो पिछले साल बना था, तो क्या पिछले साल में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में? किया जाएगा ना। और ये मनी वैल्यू की सिर्फ बात कर रहा है। अब मान लीजिए कि आपने कैश करा लिया, गुड्स एंड सर्विसेज को आपने जो प्रोड्यूस किए कैश करा लिया, लेकिन कुछ और भी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मनी वैल्यू में नहीं गिना जा रहा है, किसी और टर्म्स में, जो इंटेंजिबल हैं, छू नहीं सकते आप देख, लेकिन वो देश की एसेट हैं, जैसे हमारी विरासत हो गई, चीज़ें हैं हमारी, उसे भी तो आप देख सकते हैं। खैर, लेकिन ये सिर्फ फाइनल वैल्यू की बात कर रहा है।
टोटल वैल्यू की बात नहीं कर रहा है। नेशनल इनकम में क्या होना चाहिए? जैसे मैंने बात की कार के और कार के पार्ट्स की, तो दोनों को इंक्लूड किया जाना ही चाहिए या नहीं, या सिर्फ आप आगे की बात कर लेंगे? मान जैसे आप मैं रियल लाइफ में आपसे पूछूं कि आप रोटी खाते हैं, आटा बन के आता है, आप रोटी खाते हैं, तो किसान ने पहले क्या किया? गेहूं उगाया। गेहूं को उगाने में कॉस्टिंग उसको कितनी पड़ी होगी? पड़ी होगी या नहीं? फिर वो चीज़ें दुकान तक आई ट्रांसपोर्ट होके, आटा बन के, फिर आटा आप घर में पका के आपने खरीदा, पका के खा रहे हैं। तो किसान ने जब उसको उगाया था तो उसको कॉस्ट नहीं लगी थी क्या? उसने जो बेचा वहाँ पर, उसने आटा जो बनाते हैं उनको बेचा, तो उससे किसान को कमाई हुई, तो वो कमाई जो है, उस कमाई को क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे? तो फाइनल वैल्यू जो है, जो हमने बात की थी, वो जीडीपी में बात की थी, जीएनपी में सारे कॉस्टिंग की हमने बात की। लेकिन ये सिर्फ आधा बात कर रहा है, ये लास्ट स्टेज की बात कर रहा है। शुरू के सारे स्टेज इसने छोड़ दिए। तो एक तरफा बात तो नहीं हो सकती, नेशनल इनकम में सब कुछ इंक्लूड होगा। तो इस आधार पर देखें तो 1 2 3 ये तीनों का तीनों खत्म हो जाएगा। बचता क्या है हमारा? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स। टोटल वैल्यू, जो भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है, किनके द्वारा? नेशनल्स, जो हमारे देश के लोग हैं, वो चाहे देश के अंदर हैं या देश के बाहर, उससे फर्क नहीं पड़ता, नेशन के तो लोग हैं ना, कमाई कर रहे हैं। उनका जो टोटल वैल्यू होगा, फाइनल वैल्यू देखिए, यहाँ फाइनल वैल्यू नहीं लिखा गया, टोटल वैल्यू जो होगा उसे आप नेशनल इनकम कह सकते हैं। और यही हमने बातें भी की थी क्लास में। तो ये हमारा फाइनली जो है, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। किसी आप एक पर्टिकुलर चीज़ पर अटक के नहीं रह सकते। अगर आपने चीज़ों को रटा है, बस पढ़ा है, समझा नहीं है, तो फिर दिक्कत होगी। क्योंकि यूपीएससी जो है, जो स्टेटमेंट्स ऑप्शंस में देता है, वो एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट्स देता है। उसे पता है कि किताबों में क्या डेफिनेशन दी गई है। अगर वो वही डेफिनेशन उठा के रख देगा, तो बस रट्टा मार का काम चल जाएगा। जिसने रटा हुआ है वो आराम से उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यूपीएससी को रट्टा मार लोग चाहिए ही नहीं, उसे समझदार लोग चाहिए, जो कि सिविल सर्वेंट पद का भार संभाल सकें, अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें और सही से काम कर सकें। तो उसी तरह से वो फ्रेम करता है अपने ऑप्शंस को समझ के आधार पर। इसीलिए मैं जिस भी टॉपिक्स पर बात कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि पहले मैं उससे प्रैक्टिकल टर्म्स में, लाइफ के टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूँ, और फिर हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में उसको देखते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन तो होंगे टर्म्स से ही संबंधित, लेकिन जो ऑप्शंस यूपीएससी फ्रेम करेगा वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा। तो फ्रेंड्स, सेकेंड चैप्टर के हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जो यूपीएससी ने पूछे थे पिछले साल में, पिछले कुछ सालों में। अब हम लोग अगले चैप्टर पर जंप करेंगे, तो बी रेडी अगले चैप्टर के लिए। आई वेलकम यू ऑल फॉर द ऑल चैप्टर, फॉर द नेक्स्ट चैप्टर पर से इन द नेक्स्ट क्लास। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।